मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। कल हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में वर्ब वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्ब हम किसे कहते हैं, कोई एक्शन, किसी भी सेंटेंस को रीड करने में अगर हमको ये फाइंड आउट होता है कि कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए वर्ब के यूजेस कैसे होते हैं। देखिए वर्ब हमेशा 4 फॉर्म में चलती है। जैसे प्रेजेंट में हम ये जो हमारे वर्ड्स हैं वो हम किन फॉर्म्स में यूज करते हैं, जैसे वॉकिंग, वॉक्ड एंड वॉक। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, जिनको हम टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल के हिसाब से इनको हम यूज करते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, क्या ऐड करके उन फॉर्म्स को चेंज करते हैं और किन रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्योंकि हर टेंस के साथ वर्ब को यूज करने के रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। When we see a table of verbs, we find that each verb has 4 parts. कि each verb के कोई भी अगर verb है तो उसको हम 4 फॉर्म्स में यूज करते हैं। जैसे फॉर्म है हमारी वॉक, वर्ड क्या है हमारा वो, और प्रेजेंट में अगर हम इसको यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो होगी वॉकिंग। और सिंपल पास्ट में हम इसको यूज करते हैं वो, जैसा कि वैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने टेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो होगा कि पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म जो होती है उसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये देखिए वॉक्ड, उसी तरह से देखिए और सारे वर्ड्स देख लेते हैं हम एज एग्जांपल, पुल, पुलिंग, पुल्ड और पुल्ड। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ आप इजमर के साथ आईएनजी यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, और पास्ट सिंपल में आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसमें हैज हैव हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म में हम टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजेस होते हैं और जिनके रूल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस होगी जो टेंस वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो आप और भी आपको ये सारे फॉर्म्स की यूजेस के रूल्स जो होंगे वो अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर से एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, वॉक, पुल, पुलिंग, पुल्ड एंड पुल्ड, कम, कमिंग, केम, कम, रन, रनिंग, रन, रन। The principal parts are formed from the tenses and other verb constructions, है ना। जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि इनको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हम किनको कहते हैं और वीक वर्ब किनको कहते हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। डिफरेंट 2 कैटेगरीज हमारे सामने, तो इनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखिए हम वर्ड्स को कैसे अलग अलग क्लासिफाई किया है। A strong verb is a verb which forms its past tense by changing only the vowel of the base form in such verb. No other addition or change take place. Strong verb are also called irregular verbs for as shown कि हमने देखा है कि इन verbs की कुछ फॉर्म्स जो होती है जिनको सिर्फ आप उनका वोवल चेंज करके, है ना, वोवल्स में चेंज करके और उनकी फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो वो जो सारे वर्ड्स होते हैं, वो जो सारी वर्ब्स होती हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं कि जिनमें से ओनली वोवल चेंज करके और हम उनके फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है तो उनमें सिर्फ आपको वोवल चेंज करना होता है और ओनली वोवल चेंज करने से ही आप वर्ब के फॉर्म में अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू इसको बैठे देख लेंगे। डिगिंग, डग एंड डग। अब देखिए इसमें सिर्फ आई के प्लेस पर डग लगाकर और इनकी फॉर्म्स चेंज हुई है। कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो आईएनजी, और सिंपल पास्ट में जो सेकंड फॉर्म लगाते हैं
की कैटेगरी में रखते हैं। देख लेते हैं और एग्जांपल, फीड, फीडिंग, फैट एंड फैट। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंड, फाइंडिंग, फाउंड, फाउंड। देखिए जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा है तो इसमें भी सेम थी है, FWD है, उसकी प्लेस पे एक ई रिमूव करके और सिंपली इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। इस नेक्स्ट वाले में भी देखिए फाउंड के प्लेस पे FIND की प्लेस पे आई को चेंज करके OU ऐड करके और इसकी फॉर्म में हुई है। तो इसीलिए ये जो सारे हैं वो हम स्ट्रॉन्ग वर्ब की कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वोवेल चेंज हो रहा है ना, वोवेल चेंज करके और उनके टेंसेस के अलग अलग बॉक्स में अलग अलग यूजेस ओनली फॉर्म चेंज करके ही हो जाएगा। जैसे गेट, गेटिंग, गॉट, गॉट। इसमें भी देख लीजिए ई के प्लेस पर ओ आ गया और लिख करके इसकी फॉर्म रेडी हो गई। इसमें कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं हो रहा है। गेट, गेटिंग। इसी तरह से देखिए टीच, टीचिंग, टॉट एंड टॉट। इसमें देखिए ई और ए की प्लेस पे ए और यू आ रहा है यहाँ पर और इसमें तो सिंपली ING ऐड किया हुआ है, इसमें डॉट डॉट। तो इस तरह से इसमें सिर्फ वोवेल चेंज किया छोटी। अगर किसी बॉक्स को हम चेंज कर रहे हैं तो वो जो सारे बॉक्स होंगे वो हम स्ट्रॉन्ग वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं the past tense and past participle of many strong verbs are different from each other। अब जैसे बहुत सारे फॉर्म्स लिखी है जिसमें देखिए कुछ चेंजेस इस तरह से भी होंगे। ये जो सिंगल टाइप के चेंजेस आपने देखे कि इसमें अब देखिए और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनमें हम चेंजेस करते हैं। ये किस तरह से देखिए BEGIN बिगिन, बिगिनिंग और बिगिन और बिगिन। अब इसमें देखिए इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है ना, इसकी सिर्फ एक बार चेंज किया है तो सेकंड फॉर्म भी वही हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी वही हो रही है। जबकि इसमें देखिए इसमें से सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए किस तरह से इसमें बिगिन है, इसमें बिगिन और इसमें बिगिन। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें BEGIN सिंपल फॉर्म में वर्ड ऐसा होगा, उसके बाद सिंपल पास्ट में देखिए BEGAN ऐड हुआ, जबकि थर्ड फॉर्म में इसकी BEGU ऐड होगी। ठीक है, तो तीनों फॉर्म्स इसके डिफरेंट डिफरेंट है और इसमें तो ING सिंपली ऐड है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ING है। अब जैसे ये हम देख लेते हैं कम, कमिंग, केम एंड कम। अब देखिए पहले हमने जो वर्ड पढ़े थे सारे उनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम थी, जबकि जो अभी हम वर्ड्स देख रहे हैं वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एड लेटर का चेंज है बस, बाकी पूरा वर्ड सेम है, सिर्फ वोवेल चेंज है। देखिए कम के ओ के प्लेस पे यहाँ पर ए है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म वापस कम ही आ रही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड गो, वेंट एंड गो। इसमें देखिए सेकंड फॉर्म चेंज है जबकि थर्ड फॉर्म में LE ऐड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते हैं हम रन, रनिंग, रन एंड रन। अब इसमें भी एक वर्ड का चेंज है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है जबकि सेकंड फॉर्म में ए लेटर लिखा हुआ है ना, थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए कम, कमिंग, केम, कम, गो, गोइंग, वेंट एंड गोन, रन, रनिंग, वेंट एंड रन। तो ये जो थोड़े थोड़े चेंजेस थे तो सिंपली उन चेंजेस को करके ही और उनके फॉर्म्स में चेंजेस कर लेते थे। तो वो जो सारे अभी हमने वर्ड्स स्टडी किए हैं वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब के हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अब जो सेकंड कैटेगरी है हमारी वो है वीक वर्ब्स। अ वीक वर्ब इज द वर्ब व्हिच is added to change it from the base from the weak verbs also called regular verbs। For example जैसे इसमें DED ऐड किया हुआ है ना, या फिर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होंगे पीछे स्पेलिंग में है ना। देख लेते हैं हम कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि इसमें D and ED ऐड किया हुआ है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। इसमें स्पेलिंग के वोवेल में चेंज है जबकि इसमें DED लगा हुआ है। जैसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे आप, प्ले, प्लेइंग, प्लेड एंड प्लेड। अब देखिए सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, इसमें ED ऐड है। इसी तरह से लाफ, लाफिंग, लाफ्ड एंड लाफ्ड, ED ऐड है ओनली। अब स्पेंड, स्पेंडिंग, स्पेंट एंड स्पेंड, इसमें T है और इसमें T ऐड किया हुआ। ठीक है, जैसे रूट के अकॉर्डिंग D, ED, T इस तरह से ऐड करके और नए वर्ड बने हैं जैसे लर्न, लर्निंग, लर्नड एंड लर्न, कर्स, कर्सिंग, कर्स्ड एंड कर्स्ड। तो ये जो सेकंड वाला रूल है वीक वर्ब्स हम किसको कहते हैं जिसमें D, ED एंड T ऐड करके और ये सारे जो वर्ब्स की फॉर्म में हम चेंजेस कर लेते हैं। तो ये जो सारे हैं ये तो इतनी सी लिमिटेड वर्ब्स दी हुई है, आप स्टडी कीजिए, आपकी बुक्स में बहुत सारे वर्ब्स दी हुई है। तो ये सारे जो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, सारे वर्ड्स
सारी वर्ब्स देखिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको उनके फॉर्म के यूजेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको 1.2 में 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, करवा दिए थे। अब आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट 8। डिटरमाइन द इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय -1 गिव्स -47। सेम वैसा ही है जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे इंटीजर वाले कि कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो इंटीजर की, तो उस टाइप से। तो एक बार फिर से मैं आपको आज फिर करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। डिटरमाइन द इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -1। जैसे -1 को डिवाइड करना है, -1 से डिवाइड करना है किसी भी इंटीजर को, तो -47 आने चाहिए। तो वही आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, लेट द इंटीजर। इस टाइप की क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको इन फ्यूचर इस टाइप के क्वेश्चन आपको इक्वेशन फॉर्म करके ऐसे करने हैं, ठीक है। तो इस पर आपको ये देखना है कि किस टाइप से हम इक्वेशन फॉर्म करके कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू पुट ऑन करना है, वेरिफिकेशन करना है, ये सब आपके लीनियर इक्वेशन में आगे 8th क्लास में आएगा, ठीक है। यस, लेट द इंटीजर बी एक्स। अब इसमें क्या करना है, वही इक्वेशन फॉर्म होगी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड का साइन आ जाएगा -1 x डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू, और क्या आ जाएगा, गिव्स, मतलब आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है -47, क्लियर। अब इसमें देखना वही सेम एज इट इज प्रोसेस, x इक्वल्स टू -47। अब ये डाई बाई टी भी कर देंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -1 हो गया, क्लियर। यहाँ का साइन आपको रिमूव नहीं करना है, एज इट इज, यहाँ जिससे कनेक्ट है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। -1 हो गया। अब x इक्वल्स टू विल बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 47 1 ज़ा 47, ठीक है। 47 और माइनस प्लस विल बी, और प्लस आपको शो नहीं करना है। तो इस टाइप से आपको इंटीजर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखना है सो इंटीजर इज, क्या हो जाएगा, 47। अब इधर देखना, फिर से वेरिफिकेशन करके देखो, चेक करके भी देखना है। जैसे x, यहाँ पर मैंने हमारा आंसर क्या आया 47, इसको डिवाइड करोगे आप -1 से, ठीक है। -1 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 47, और प्लस माइनस तो आ गया -47, यहाँ आ गया ना। तो इसका मीन्स ये इंटीजर क्या हुआ, इंटीजर सही है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इस टाइप से आपको इसको चेक भी करना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना। रेहाना अर्न 175 एवरी डे, हाउ मच मनी विल शी आफ्टर 10 डेज। अब इसमें आपको ये बताना है रेहाना क्या करती है, एवरी डे मीन्स क्या कि पर डे वो 175 रुपीज़ अर्न करती है। तो ऐसे ही वो 10 डेज में कितने अर्न करेगी, तो विल बी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें देखना विथ लैंग्वेज, आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है। ये वेरिफिकेशन आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है इसे ना, साइड में। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करके बताया कि इस टाइप से आंसर इसके आते। तो ये चीज़ आपको शो नहीं करनी नोटबुक में, सिर्फ ओनली फॉर यही लिखना है, क्लियर। ये वेरिफिकेशन तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से आंसर आ रहे हैं हमारे। यस, क्वेश्चन नंबर 9। शी अर्न मनी इन 1 डे, ठीक है। 1 डे में कितना कर रही है वो 175, ठीक है, 175 कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, सो शी विल बी अर्न मनी, शी विल बी अर्न मनी इन 10 डेज। 10 डेज के लिए पूछा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 175 इंटू 10। अब यहाँ पर आप 10 से शो मत करना, मल्टीप्लाई डाय हो रहा है ना ये
तो इसका मीन्स क्या होगा, 10 डेज में वो कितनी मनी अर्न करेगी, 1750 मनी क्या करेगी, वो 10 डेज में अर्न करेगी। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ मैन विड्रॉ 200 फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट एवरी डे फॉर 5 डे, हाउ मच मनी डज ही विड्रॉ ओवर दिस 5 डे। अब इसमें एक मैन है, वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से 200 डेली विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का मीन्स क्या होता है, बैंक में से पैसे निकालना। विड्रॉ कर रहा है तो वो एवरी 5 डे मतलब कंटिन्यू 5 डे से निकाल ही रहा है, कितना 200 करके। तो ये बताना है कि टोटल उसने 5 डेज में कितने विड्रॉ कर लिए। तो इसमें भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये भी कर लो आप साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, he withdrew money in one day, in a day। कितनी मनी विड्रॉ कर रहा है, 200। तो सो ही विड्रॉ मनी इन 5 डेज। अब 5 डेज कंटिन्यू उसने किए तो कितनी कर रहे हैं, 200 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके 1000 रुपीज़। क्लियर। इसका मीन्स 5 डेज में वो 1000 रुपीज़ उसने मनी विड्रॉ कर ली। अब आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जितने भी मैंने क्वेश्चन करने को आपको कहा है वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो आज की डेट में कर लेना, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर है 3rd, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। क्लियर। रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे हम। पार्ट 6 तक हमने पढ़ा था माउथ, टीथ और टंग, ये 3 चीज़ें पढ़े थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हमने 2-3 क्लास पहले से। तो उसमें माउथ को पढ़ लिया। माउथ में 2 चीज़ें आती है, टंग और टीथ। टंग की बात करें तो उसमें सलाइवा निकलता है, उसकी टेस्ट बर्ड्स के बारे में देख चुके थे। 3 सेलेवरी ग्लैंड देख ली थी, सपेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। उसके बाद में टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ की टेबल, टीथ के फंक्शन, परमानेंट टीथ, टेम्परेरी टीथ, ये सब देख लिया था। टंग के बाद अब हम लेते हैं लास्ट माउथ के बाद। अब फूड कहाँ आता है, टंग से जैसे ही स्वेलो डाउन होता है वो ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप। अभी फूड पाइप में जो हमारा फूड आ रहा है उसमें क्या होता है प्रोसेस, उसके बाद स्टमक में जाता है। तो कैसे पढ़ते हैं इसको, द ईसोफेगस और फूड पाइप इज अ नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। हमारे माउथ पार्ट से लेकर स्टमक पार्ट में जो कनेक्टिंग ट्यूब है उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस। ये नैरो ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है माउथ से स्टमक तक। द ईसोफेगस टेक द फूड पाइप, द ईसोफेगस टेक्स द फूड इनटू द स्टमक। अब वो फूड कहाँ से माउथ से लेके आता है और कहाँ पे भेजता है, तो वो भेजता है हमारे स्टमक पोर्शन में। फूड इज पुश्ड डाउन टू द स्टमक बाय द वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट यानी ऐसे ऐसे करके जो फूड चलता है ना। हम जैसे ही ईसोफेगस माउथ से फूड डाल रहे हैं, फूड डालने के बाद हमारा फूड ईसोफेगस यानी वो जो फूड पाइप हमारा बना हुआ है उसमें हमारा फूड इस तरह से मूवमेंट करता है, जिगजैग। जैसे कि आपको पता हो सांप कैसे चलता है, आपको पता है ना, जिगजैग पैटर्न में। उसी तरह से आपका फूड क्या करता है, वेव लाइक मूवमेंट। जैसे जैसे पानी की लहरें उठती है ना समुद्र में या रिवर में, तो वो जो पानी की वेव लाइक मूवमेंट होता है उस तरह से हमारा फूड पुश डाउन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने फूड को स्वेलो किया और स्वेलो करते ही एक साथ नीचे स्टमक में जाके इकट्ठा हो गया। हमारा फूड इस तरह से इस पैटर्न में उतर के धीरे धीरे से नीचे आता है, क्योंकि हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों सिमिलर होते हैं, ताकि इतने में हमें सांस भी ब्रीदिंग लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फूड इज पुश डाउन टू द स्टमक बाय द वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम वेव लाइक नहीं बोलेंगे, साइंस में एक टर्म होती है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से हमारा फूड इस तरह से स्वेलो डाउन होकर माउथ से कहाँ आ जाता है, स्टमक पोर्शन में। द म्यूकस फ्रॉम द सलाइवा एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। हमारे माउथ में जो सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, लिक्विड पोर्शन होता है, वो हमारे सलाइवा में होता है। वो म्यूकस जो होता है वो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेंट बनाता है। ल्यूब्रिकेंट यानी चिकना बना देता है, जिससे वो फूड का एक जैसा पेस्ट बन जाए और हमें स्वेलो करने में ईजी हो जाए।
सो दैट द फूड स्लिप्स डाउन इजीली। अगर म्यूकस नहीं होगा तो फूड जो होगा वो स्लीपरी नहीं बनेगा, यानी चिकना नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको उतारने में हमें दिक्कत होगी। आपने भी कभी देखा होगा, आप अगर जल्दी जल्दी में कोई चीज़ प्रॉपर उसको च्युइंग नहीं करते हो, चबाते नहीं हो, मैस्टिकेशन नहीं करते हो, उसका फिजिकल प्रोसेस अगर प्रॉपर नहीं कर पाते हो, और फिर अगर आप उसको जल्दी जल्दी में उस फूड को अंदर उतार रहे हो, तो वो फूड कभी भी नीचे नहीं उतरता, आपको दिक्कत हो जाएगी ब्रीदिंग में। ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली करके देखी होगी। स्टमक, जब तक म्यूकस फूड के साथ पूरी तरह से मिक्सअप नहीं होता, वो चीज़ इजीली स्वेलो डाउन नहीं होती है। स्टमक, द स्टमक हैज़ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स। हमारा जो स्टमक पोर्शन होता है, जो मैंने बनाया था लीवर के नीचे, यानी कि फूड ईसोफेगस से लीवर में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, स्टमक में पहले जा रहा है। लीवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ जूस भेजता है, वहाँ पर फूड नहीं जाता। अब स्टमक जो है वो एक मसल से बना हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल से होती है उसकी मस्कुलर। इन एन एवरेज एडल्ट इट कैन होल्ड 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। इतनी कैपेसिटी होती है कि हमारे स्टमक में 2 to 3 लीटर्स फूड एब्जॉर्ब, मतलब अंदर पड़ा रहता है, इतना कैपेसिटी होता है उसका, क्योंकि वो मसल से बना हुआ है। स्ट्रेचिंग होगा, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू द चर्न द फूड एंड मिक्स इट विथ एंजाइम एंड म्यूकस, द मिक्सचर इज कॉल्ड काइम। यहाँ पे 2-3 वर्ड आए, एक तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, स्टमक के अंदर वाली जो मसल्स होती है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करती है, फिर रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है। बार बार इस तरह के मूवमेंट से स्टमक के अंदर जो फूड पड़ा हुआ है वो फूड इस तरह से करते हैं ना। जैसे हम एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, हमने देखा होगा जब भी घर में आटा गूंथते, तो आटा कैसे गूंथते, इस तरह से गूंथते। इस तरह से करने का मूवमेंट ये होता है कि वो पूरी तरह से पानी के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और एक अच्छा बराबर सिमिलर सा पेस्ट बन जाए। तो सेम एज हमारा स्टमक का अंदर वाला वॉल इस तरह का मूवमेंट बार बार करता जाता है। इस तरह के मूवमेंट करने से क्या होता है, फूड का एक जैसा पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को हम बोलते हैं काइम, CHYME, काइम प्रोनाउंस करते हैं इसको। इस काइम के बनने का रीज़न क्या रहता है, तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड होती है। हमारे स्टमक की अंदर वाली वॉल्स कुछ चीज़ें निकालती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम और म्यूकस। एंजाइम और म्यूकस, म्यूकस तो आपको पता ही है जो सलाइवा में होता है, और एंजाइम्स जो अगर एंजाइम होते हैं तो किसी भी रिएक्शन की रेट फटाफट से बढ़ जाती है। एंजाइम की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन फास्ट होती है, ये एंजाइम की डेफिनेशन है, आप इतना लिख देना। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम अगर किसी रिएक्शन में है तो वो उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, यानी वो रिएक्शन एक तो फास्ट होगी। रेट का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाना, एज वेल एज उसके साथ ही उसका प्रोडक्शन, यानी जो रिएक्टेंट के जुड़ने से जो एक चीज़ प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो एंजाइम एक अच्छी चीज़ होती है रिएक्शन के लिए। द स्टमक वॉल कंटेन सेल, स्टमक के वॉल्स के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती है विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक से रिलेटेड। तो हमारे स्टमक के अंदर वाली वॉल कंटिन्यू एक जूस निकालती रहती है जिसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक जूस। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग वाटर, सम सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस बॉडी में आता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, लिक्विड ही होगा, यानी वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा, कुछ उसमें सॉल्ट होगा NaCl, कुछ उसमें होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिड भी होता है हमारी बॉडी में, एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम आ जाता है पेप्सिन। तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, एक तो होता है HCl, गैस्ट्रिक जूस, आप हेडिंग डालना कि स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में खाली पॉइंट करके बना देना, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है पेप्सिन। अब मैं यहीं पे बता देती हूँ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड है तो आखिर किसी न किसी चीज़ को वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो वो किसको ख़त्म कर देगा, अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारे फूड के साथ रोज़ बैक्टीरिया वायरस अंदर जाते हैं या जो भी जर्म्स जाते हैं, जो भी चीज़ें जो फूड के लिए हमारे लिए हार्मफुल है उस चीज़ को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़त्म कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है फूड के साथ, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। हम जो रोज़ाना प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, तो वो है पेप्सिन। HCl क्या करता है, तो किल द बैक्टीरिया इन फूड, यहाँ पे दिखा है देख लो, पेप्सिन बिगिंस टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेस्ट पेप्सिन से शुरू होता है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू किल एनी बैक्टीरिया इन द फूड। अगर फूड में कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन आता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे टाइम के लिए हमारे स्टमक में हमारा फूड रहता है। आफ्टर 2 और 3 आवर्स द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने के बाद खाली स्टमक पोर्शन में 2 से 3 घंटे तक 2 to 3 आवर्स हमारा फूड स्टमक में पड़ा रहता है। उसके बाद वहाँ से सारा चीज़ें जब पूरी तरह से वो काइम बन जाता है, पूरी तरह से उसके अंदर जूस मिल जाते हैं, एंजाइम, पेप्सिन, ये सब कुछ मिल जाने के बाद, रिएक्शन हो जाने के बाद वो फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्टमक पढ़ लिया, अब हमारा फूड कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि तो उसके पीछे पीछे हम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, अब ये क्या चीज़ करेगा, इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब जस्ट बीनीथ द स्टमक। ये चीज़ है ना, ये हमारे ह्यूमन के अंदर ये दे रखा है। जैसे ये ईसोफेगस, यहाँ से फूड आया स्टमक में, यहाँ लीवर शो नहीं किया है, साइड में है इसके। स्टमक से फूड आने के बाद ये फूड 2 to 3 आवर्स पड़ा रहा, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस आए, सबने रिएक्शन किया। अब वो फूड कहाँ आ गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, ये चीज़ जहाँ पर आई है वहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बिगनिंग पार्ट, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ बड़ी लंबी होती है, वैसे हम इसको स्मॉल बोलते हैं, पर ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी ये साइज़ में लंबी होती है। लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, बट इसका डायमीटर जो है वो कम होता है, इसलिए इसको छोटी आती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इनके पार्ट्स की नेम दे दिए कि सबसे स्टार्ट पॉइंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है ड्यूडेनम, ये वाला पोर्शन। ये जो है जैसे ही स्टमक से कॉइल्ड होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टमक ख़त्म हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, तो उस पार्ट को हमने नाम दिया ड्यूडेनम। फिर बीच वाला पार्ट हो जाएगा जेजुनम और लास्ट थर्ड होगा इलियम। इलियम जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं अब क्या लिखा है। ट्यूब बीनीथ द स्टमक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्टमक के नीचे ट्यूब होती है। अब है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव डिफरेंट नेम। द पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक इज कॉल्ड ड्यूडेनम, नेक्स्ट रीजन इज जेजुनम एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड इलियम। मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ तक आप नोट्स बना देना, इलियम तक। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये फिर पूरा आधा अधूरा समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए आप इतने नोट्स बना देना, ये होमवर्क है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 3 पढ़ रहे थे, द दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर फर्स्ट डायनेस्टी जो पढ़ रहे थे, स्लेव डायनेस्टी, उसके अंदर हमने स्लेव डायनेस्टी में 4 रूलर्स के बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन। इन 4 के बाद में पढ़ लिया था। और नासिरुद्दीन जो था वो क्या था, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन था, तो उसकी जगह पर जो नया शासक आया था वो कौन आया था, बलबन। और इस वंश में अपन लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गयासुद्दीन बलबन। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ याद नहीं रहती कि किसके बाद कौन आया, तो आप अपनी नोटबुक में एरो बना के शो कर दोगे। फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन और लास्ट आएगा गयासुद्दीन बलबन। और साथ ही साथ आप ऊपर इनके ईयर्स भी मेंशन कर देना, जिससे आपको पता रहे किसने कितने समय तक शासन किया था। Ghiyasuddin Balban was the most powerful sultan of Slav dynasty and extremely shrewd military chief। क्या दे रखा है यहाँ पर, गयासुद्दीन बलबन जो था वो एक पावरफुल सुल्तान था, किस डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का, एंड एक्सट्रीमली श्रूड मिलिट्री चीफ। कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट माइंडेड पर्सन था। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, जब वह सिंहासन पर बैठा था, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उसने अपने आप को धरती का भगवान मान लिया था। किसने, बलबन ने। ही एडॉप्टेड अ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू मेंटेन पीस। उसने शांति स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन, लौह और खून की नीति, जिसको क्या कहा जाता है, लौह और रक्त की पॉलिसी। अंडरलाइन कर देना। ही एडॉप्टेड अ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू मेंटेन पीस। किसके लिए, शांति स्थापित करने के लिए उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन स्प्रेड हिज स्पाइस throughout the country to gather information about all political development and conspiracies।
क्या दे रखा है यहाँ पर, बलबन स्प्रिट। बलबन ने जो उसके राजनीतिक जो काम होते थे, या कह सकते हैं कि आसपास के जो भी क्षेत्र थे वहाँ की जो राजनीतिक मंत्रणाएं होती थी, जो विचार विमर्श होता था, उसको जानने के लिए उसने जगह जगह पर क्या कर रखे थे, अपने कह सकते हैं कि पर्सन, काम करने वाले लोगों को छोड़ रखा था, जो आसपास की सूचनाएं उनको बताते थे। ड्यूरिंग नासिरुद्दीन रीजन द मंगोल्स had advanced many time and plundered लाहौर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ड्यूरिंग नासिरुद्दीन रीजन, जब अपन ने लास्ट नासिरुद्दीन के बारे में पढ़ा था, उस समय कौन पावरफुल था, आया था ना मंगल्स और इल्तुतमिश के समय, चंगेज़ खान। मंगल्स had advanced many times and plundered लाहौर। किसको, प्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, लूटना, किसको, लाहौर को। मैनी टाइम्स उसने कोशिश की थी। बलबन built new forts and repaired the old ones to check the Mongols invasion। अब यहाँ पर बलबन ने क्या किया, built new forts, नए नए किले बनवाए थे, and repaired का मतलब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको फिर से अच्छा करवाना। रिपेयर द ओल्ड वंस टू चेक द मंगल्स इन्वेजन। जो मंगल्स का आक्रमण हुआ था यहाँ पर, मंगल्स का जो अटैक हुआ था, उस समय कौन कौन से उसके फोर्ट हो सकते हैं, और भी उसने मकबरे बनाए हों, ऐसे कुछ भी चीज़ें बनाई हों, तो उनको फिर से उसको क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था। द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगराल बेग रिवोल्टेड अगेंस्ट बंगाल इन बलबन इन लेटर ईयर। गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था तुगरल बेग, रिवोल्टेड अगेंस्ट, उसने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, बलबन। रिवोल्टेड का मतलब होता है विद्रोह करना। इन द लेटर ईयर्स एन आर्मी वॉज सेंट टू क्रश द रिबेलियन। इसने यहाँ पर सेना भी भेजी थी, बट इट वॉज डिफीटेड, लेकिन वो क्या हो गई थी, हार गई थी। दिस वॉज अ ग्रेट शॉक एंड ही डेड इन 1286। और 1286 में उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, किसकी, बलबन की। और बलबन ने कौन कौन से काम किए थे, बलबन इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोस, प्रैक्टिस इन विच द पीपल वर रिक्वायर्ड टू नील एंड टच द ग्राउंड विद देयर हेड टू ग्रीट द सुल्तान। देखो क्या दे रखा, उसने दो नीति कह सकते हैं या दो ऐसे काम स्टार्ट किए थे, सिजदा और पाइबोस, जिसको सजदा भी कहते हैं। जो भी मेमोडियन कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घुटनों के बल नीचे बैठकर जो नमस्कार करते हैं, जो प्रणाम करने की जो उसकी पॉलिसीज होती है, वो किसने स्टार्ट की, बलबन ने स्टार्ट की थी, जिसको क्या कहा गया, सिजदा और पाइबोस। हम इसको अब सजदा भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है क्लियरली, नील एंड टच द ग्राउंड, दे रखा है घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठकर, विथ देयर हेड टू ग्रीट द सुल्तान, सुल्तान को प्रणाम करने की जो प्रक्रिया। और अभी भी जब वो नमाज पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे रियलिटी में नहीं देखा होगा तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा, किस प्रकार से मुस्लिम लोग जो होते हैं नमाज पढ़ते हैं तब किस प्रकार से बैठते हैं। तो ये जो पॉलिसी स्टार्ट की थी वो किसने स्टार्ट की थी, बलबन ने की थी। He also instructed the ulemas to confine themselves to religious affairs and not to engage in political activities। अब उन्होंने एक पद भी नियुक्त किया था, जो भी किसके अंदर आएगा, मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं उनके जो एक पुजारी कह सकते हैं, हम लोग अपने पुजारी कहते हैं, उसको क्या नाम दिया था, उलेमास दिया गया था, जो क्या करता था, रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक रूप से जो विचार विमर्श होते थे उनको करता था। नॉट टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट नहीं करता था। उसका कार्य क्या था, धर्म से रिलेटेड जो भी बात होती थी, जो विचार विमर्श होता था, उसको वो करता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज, साथ ही साथ उन्होंने नवरोज को, अब नवरोज भी बोलते हैं, नवरोज का जो त्यौहार था वो भी स्टार्ट किया था। इसको ईद भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि नया साल मनाने का जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। सिंस बलबन सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट, अब यहाँ पर वापस प्रॉब्लम वही हो गई, इल्तुतमिश की जो प्रॉब्लम थी, बलबन की भी यही प्रॉब्लम थी। इसके जो सक्सेसर थे, इसके जो उत्तराधिकारी थे, वो भी क्या थे, कमज़ोर थे एंड इनएफिशिएंट, प्रभावी नहीं थे। द थ्रोन वॉज कैप्चर्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर आक्रमण किसने कर लिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने कर लिया था। यहाँ पर नहीं लिख रखा है, लेकिन ऑब्वियसली बात तो यही है कि जब वो कमज़ोर थे तो उनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया होगा, तब जाके उनका शासन दूसरों के अंडर में गया होगा। तो यहाँ पर किसने कैप्चर कर लिया था, जलालुद्दीन खिलजी। एंड द स्लेव डायनेस्टी केम टू द एंड, और यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब जो नई डायनेस्टी आएगी वो कौन सी आएगी, खिलजी डायनेस्टी। इसके अंदर में फर्स्ट अब किसका नाम आया, जलालुद्दीन खिलजी का आया। उसके बाद आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी,
इस प्रकार से अब हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो भी लाइंस मैंने अंडरलाइन करवाई है, आप एक पॉइंट डालोगे सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में। अगर आप क्लियरली नोट्स बनाते हो तो आपके पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। स्लेव डायनेस्टी, उसमें जो भी डायनेस्टी के आ रहे हैं उनको आप मेंशन कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। न्यू लेसन रेशो से वस्त्र तक। हमने 6 क्लास के अंदर रेशो के बारे में जानकारी प्राप्त की। रेशे 2 प्रकार के पढ़े थे हमने। एक प्राकृतिक रेशा जो पौधे और जंतु से प्राप्त होता है, एक संश्लेषित रेशा जो मानव निर्मित रेशा होता है। कक्षा 6 में आपने पादपों से यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे फाइबर के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम दोनों किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जांतव रेशे। यह आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लो कि जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन किससे मिल रहा है हमको? भेड़ और याक के बालों से। ठीक है। रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून से यानी कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? भाई फाइबर हमको मिल रहा है, ऊन प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस भाग से मिल रहा है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों का ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? उन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार खरीदते हैं, बाजार से खरीदते। हाँ, क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिससे साड़ियाँ बुनी जाती है? तो हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि ऊन किससे प्राप्त होता है, उससे कैसे आगे बनाया जाता है, फाइबर रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते। जांतव रेशे जैसे ऊन और रेशम के बारे में सबसे पहले हम ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन किससे मिलता है? भेड़, बकरी, याक या अन्य जंतु के शरीर से। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। जैसे आपके सामने देखो एक भेड़ है ना, ये इन भेड़ का पूरा शरीर किससे ढका हुआ है? बालों से। क्या आप जानते हैं कि इन जंतु के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भरी जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो बाल होते हैं ये इन जंतुओं को क्या करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। देखो क्रियाकलाप देखो, आप अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कितने प्रकार के? 2। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंत्र रूपी मुलायम बाल। तो तंत्र रूपी बाल ऊन, कार्तित ऊन बनाने के रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं? मुलायम, उनका चयन होता है। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब देखो, ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों
में भेड़ों के अनेक नस्ल पाई जाती है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रकार की भेड़े की नस्ल पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि भेड़ों से ही हमें ऊन प्राप्त होगा। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यह याक देख लीजिए, ये याक है, यह कहाँ पाया जाता है? तिब्बत और लद्दाख में। कहाँ पर? तिब्बत और लद्दाख में। इससे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन की अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से हमें ऊन प्राप्त होता है, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में पाए जाते हैं। हाँ, इन्हें जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल जैसे फर होते हैं, इनसे बेहतरीन शोले बने जाते हैं, जिसे पश्मीना शोल कहते हैं। पश्मीना शोल बहुत ही फेमस होती है, ठीक है ना। आज आप इतना ही देख लीजिए, हमें ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त हुआ है और ये जंतु कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने सापेक्षता गुणधर्मों के बारे में चर्चा की। योग के लिए सापेक्षता गुणधर्म और व्युत्पन्न के लिए साचर्यता गुणधर्म। आज हम बात करेंगे गुणन के लिए साचर्यता गुणधर्म। साचर्यता गुणधर्म गुणन के लिए, गुणन के लिए जैसे उसके अंदर क्रम में रहता है तो दो संख्या लेते थे, उसी प्रकार यहाँ साचर्यता में अपन क्या करेंगे? तीन वैल्यू लेंगे। जैसे देखो इधर a * b * c, इधर क्या लिखेंगे? a * b * c। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ a * b क्वेश्चन में इसी तरह से लिख सकते हैं, इधर b * c इस तरह से क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे वैल्यू जैसे पहले रखी थी वैसे वैल्यू रखनी है। आपने a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 3 ले लिया, आपको मर्जी से कोई ले लो, c बराबर 4 ले लिया। तीनों वैल्यू को मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। देखो ध्यान से, a बराबर कितना है? 2, दोनों को यहाँ 2 * b बराबर कितना है? 3 * c बराबर कितना है? 4 उस प्रकार a बराबर कितना है? 2 इंटू b बराबर कितना है? 3 कोष्ठक में 3 इंटू कोष्ठक में c बराबर 4 है, 4 है। देखो इधर दो कोष्ठक में ये वैल्यू पूरा और इधर दो कोष्ठक में ये वैल्यू और आगे एक आएगा। ठीक है, अब इसको पहले कोष्ठक वाले को हल करेंगे। अपन क्या करेंगे? कोष्ठक वाले को हल करेंगे। 2 इंटू कितना होता है? 6 इंटू 4। इधर लेना 2 इंटू ये तो 2 अकेला है, कोष्ठक में पहले कोष्ठक वाले कर दो। 3 इंटू 4 कितना होते हैं? 12। अब इसको 6 का गुणा 4 से करो कितने आएंगे? 24। और इधर भी क्या आएंगे? 2 इंटू 12 गुणा तो क्या आएंगे? 24। तो दोनों वैल्यू क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पूर्ण संख्या गुणन के लिए साचर्यता नियम का पालन करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या गुणन के लिए मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको लिखते हुए जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर्ड के आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट। पूर्ण संख्या गुणन के लिए साचर्यता नियम बोलो तो या गुणधर्म बोलो तो, ठीक है, साचर्य नियम का पालन करती है। या क्या गुणे के लिए जिस क्रमनियमिता में गुणे का पालन करती थी, क्रमनियमिता नियम की पूर्ण संख्या क्या करती? गुणन के लिए नियम का पालन करती थी। ठीक है, उसी प्रकार साचर्यता में भी गुणन का पालन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे भाग के लिए। देखो इधर चौथा अपना इसी के अंदर आता है भाग के लिए। इसके लिए आएगा भाग के लिए। पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती है। इसका पालन नहीं करती क्रम विनिमेयता। उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि पूर्ण संख्या भाग के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन
नहीं करती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या होगा, पालन नहीं करेगी। ठीक है, देखो इधर ए भाजक बी भाजक सी, इधर लिखो ए भाजक बी भाजक सी, चाहे दोनों ले लो और ये ले लो, ये लो पुस्तक। ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, क्रमिक में भी पालन नहीं करती, इसमें भी क्या होगा, पालन नहीं करेगी। देखो यहाँ दोनों आता है पूर्ण संख्या भाग के लिए साचव्य गुणधर्म का पालन नहीं करते। ठीक है, अपन ने क्रमिक निवेदन के चार गुणधर्म पढ़ लिए, योग के लिए, व्याकरण के लिए, गुणन के लिए और साठ भाग के लिए। इसी प्रकार साध्यता भी चारों गुणधर्म पढ़ लिए। आगे इसी कड़ी में अपन चलते हैं, बात करते हैं योज्य तत्सम। क्या है योज्य तत्सम? बहुत अच्छा है, क्योंकि यही योज्य तत्सम आपके 8वीं में भी आएगा और यही नियम सब 8वीं में भी आने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं कि अभी 7वीं में पढ़ लिया, ऐसा नहीं, 7वीं में पढ़ के इसका मतलब आपकी स्थिति बदल हो गई है, 8वीं में आप आराम से इसको कवर कर लोगे। ठीक है, अपन आज नया टॉपिक इसके आगे वाला है योज्य तत्सम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? योज्य तत्सम। योज्य तत्सम, योज्य तत्सम में क्या होगा कि किसी भी पूर्ण संख्या को या किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो 0 जो होता है, 0 जो होता है, वह योज्य तत्सम कहलाता है। कैसे? देखो इधर किसी भी पूर्ण संख्या में, यहाँ पे परिभाषा लिखा है, उसको परिभाषा आपको याद करनी है। किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, 0 योज्य तत्सम कहलाता है। ठीक है, कैसे कि कोई भी पूर्ण संख्या हो, उसमें 0 को जोड़ता हूं तो मुझे वही पूर्ण संख्या वापस प्राप्त होती है। कैसे? एग्जाम्पल समझना, जितना जस्ट एग्जाम्पल, मान लो सपोज पूर्ण संख्या मेरे पास 6 है। क्या है? 6। अगर इसके अंदर मैं 0 जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ? 0। तो 6 में मैं 0 जोड़ूंगा, मुझे 6 मिलेंगे वापस, वही पूर्ण संख्या आ रही है। जिसके अंदर किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर पूर्ण संख्या 6 हो गई, उसमें 0 जोड़ रहा हूँ, वही पूर्ण संख्या वापस प्राप्त होगी, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, वापस आ गई, 6 वापस प्राप्त हो गए। तो 0 जो होगा वो क्या कहलाएगा? योज्य तत्सम। यहाँ आपको अंडरलाइन करके ध्यान रखना है, एरो बना के आपको क्या करना है, ऐसे बना के ध्यान रखना है, योज्य तत्सम कहलाएगा। क्या कौन कहलाएगा योज्य तत्सम? 0 योज्य तत्सम कहलाएगा। ये आपका हो गया योज्य तत्सम। ठीक है, देखो योज्य तत्सम ये सब जितने भी गुणधर्म है, नियम है, इसको आपको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं अपन गुणात्मक तत्सम। किसकी बात करते हैं अपन? गुणात्मक तत्सम। एक दो नियम और है, दोनों नियम आपको मैं समझा देता हूँ। ये तो क्या है योज्य तत्सम? अब थोड़ा सा नाम चेंज है, यहाँ पे क्या है? गुणात्मक। क्या है? गुणात्मक तत्सम।
परिभाषा में बोल रहा हूं, किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्सम। देखो परिभाषा कोई चेंज नहीं, थोड़ी सी फर्क है इसके अंदर कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर, पहले क्या था 0 जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो 0 आपका क्या कहलाता था? योजित तत्सम। देखो योजित तत्सम और गुणात्मक तत्सम दोनों नाम सेम है, आपको समझने में फर्क भी पड़े, ध्यान रखना, लापरवाही करना। गुणात्मक तत्सम पढ़ने पर किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो एक क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्सम। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका, एग्जाम्पल लिख लेना। मान लो सपोज मैंने लिख दिया 10, क्या लिख दिया 10, और इसको मैंने 1 से गुणा किया तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, 10 ही मिलेगा। या 5 लिखूंगा, 5 को 1 से गुणा करूंगा, क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो ये जो 1 है वो 1 क्या है? गुणात्मक तत्सम। क्या है? गुणात्मक तत्सम। ठीक है, ये आपके गुणात्मक तत्सम हो गया। एक लास्ट नियम है अपन पढ़ लेते हैं, वितरण गुणधर्म। कौन सा नियम है? वितरण गुणधर्म। देखो ध्यान से, ये सभी गुणधर्म आपको याद करने हैं, भूलने नहीं। वितरण गुणधर्म, इसके अंदर कोई परिभाषा नहीं है, आपको सीधी फॉर्मूला सीधा याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर आपको देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, a × कोष्ठक b + c। ठीक है, तो इसका a का गुणा b से होगा, a × b, फिर वापस प्लस a का गुणा c से होगा, a × c। बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? a × कोष्ठक b + c। जैसे अपन ने सूत्र सुना हुआ 2 × नंबर चौड़ाई आयत का क्या है? परिमाप। इस तरह से यहाँ पे a × b, a का गुणा b से करना है, फिर a का गुणा c से करना है। ठीक है, ये आपका वितरण बिंदु। कभी-कभी ये नहीं रहता है, इधर और ये इधर नहीं रहता है, तो आपको कभी मिलाना होता है, तब आपको ध्यान रखना होता है कि a × कोष्ठक b + c बराबर a × b + a × c। कौन सा गुणधर्म है? ये वितरण गुणधर्म। ठीक है, वितरण गुणधर्म के बारे में और देखेंगे थोड़ा बहुत। इसके अंदर और क्या है? पूर्णांकों के लिए भी योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। आपको लिखना पड़ेगा पूर्ण संख्या के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। सत्य, ठीक है, चाहे पूर्णांक बोलो या पूर्ण बोलो, दोनों के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य। ये अपने सभी नियम पढ़ लिए। कल अपन नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, इसको लर्न करना, इसको याद करना, इसे भूल जाओ। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, यही लेसन तो ये चल रहा था, नए राजा एवं उनके किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को उन लोगों ने बढ़ाया था। हमने लास्ट में पढ़ा था नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में, आपने उनको मुख्य बिंदु में भी नोट कर लिया होगा। और हम ये भी पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणों को, जो राजा महाराजा शासक जो हुआ करते थे, वो ब्राह्मणों को क्या करते थे? भूमि अनुदान करते थे, यानी कि धरती जो है, भूमि जो है, उनको पुरस्कृत करते थे, यानी कि गिफ्ट में उनको दिया करते थे। ये भी क्या करते थे? राजा लोग जो थे, जिन ब्राह्मणों को घर वगैरह देते थे, तो वो क्या करते थे? उनको ताम्र पत्रों पर लिखवा दिया करते थे, यानी कि अपनी प्रशस्तियां जो थी वो उनको लिखवा देते थे। जो भूमि वाले को दिए जो जाते थे, उनके नाम वगैरह भी उन पर अंकित करवा दिए जाते थे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा था कल्हण। कल्हण नामक एक रचनाकार जो था, उसने 12वीं शताब्दी में एक बृहद
संस्कृत में काव्य लिखा था। उसके अंदर उसने कश्मीर के जो राजा थे, शासक जो थे, उनका वृत्तांत उसने लिखा था, उनके इतिहास को उसने उसमें दर्ज किया था। प्रश्न भी बनता है ये कि भाई कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में किन राजाओं के बारे में लिखा था, तो कश्मीर के राजाओं के बारे में उसने लिखा था। अब देखो इसने कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों को सहारा लिया, दस्तावेजों को और प्रत्यक्षदर्शियों। प्रत्यक्षदर्शी शिलालेखों का मतलब तो अपन पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लास 6 में भी अपन ने पढ़ा था कि शिलालेख का मतलब होता है कि शिलाओं पर लिखा हुआ, है ना, पत्थरों पर लिखा हुआ अभिलेख, शिलाओं पर लिखे हुए शिलालेख। और दस्तावेज यानी कि पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं या पुराने जो लोगों के द्वारा लिखे हुए वृत्तांत उनके मिलते हैं, उनके द्वारा। और फिर दूसरा है प्रत्यक्षदर्शियों। प्रत्यक्षदर्शियों का मतलब है कि उस समय के लोगों यानी कि पुराने जो लोग थे उनको पूछ करके उन राजाओं के बारे में लिखा जाना प्रत्यक्षदर्शी कहलाता है, यानी कि उन्होंने उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो कल्हड़ ने इसी प्रकार से जैसे कि शिलालेखों को है, दस्तावेजों को है और प्रत्यक्षदर्शियों को, इन 3-4 स्रोत के माध्यम से इसने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा था। इम्पोर्टेंट भी है, इसको अपने लिख लेना। अब देखिए इसमें प्रशस्तियां, उसने प्रशस्तियों के माध्यम से भी लिखा था। प्रशस्तियों में क्या होता है कि लोग राजा जो थे वो अपनी प्रशंसा लिखवाया करते थे, है ना, वो लिखते थे, लिखवाते थे, यानी कि तो प्रशस्तियों की भी उसने आलोचना की है कि प्रशस्ति के अंदर तो जो भी राजा होगा वो अपने को बढ़ा चढ़ा करके ही बताता था, है ना, वो तो बताएगा तो वो उसकी कमियां तो उसमें लिखते नहीं, प्रशंसा ही लिखते हैं, तो वो उनकी आलोचना भी करते थे और उसको एक असाधारण ग्रंथ घोषित किया था। अब आता है धन के लिए युद्ध। ये तो सही है कि युद्ध क्यों हुआ करता था पहले, आज भी जैसे कि अपने भी चलते हैं कि भाई झगड़े क्यों होते हैं, धन के लिए होते हैं। अधिकांश देखा जाए तो धन के लिए झगड़े होते हैं। उस समय भी क्या थे, धन के लिए युद्ध होते। राजा महाराजा क्या करते थे कि अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति को प्रबल करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजा क्या करते थे कि एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य पर धावा बोल देते थे, उनको युद्ध करने की चुनौतियां देते थे, उनसे युद्ध करते थे और उनसे जीत करके क्या करते, उनको गुलाम बना, उनको अपना अधीन बना करके उनके साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ये इनका विशेष आधार था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे कि किस क्षेत्र को किस तरह से अपने राज्य में मिला लिया जाए। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था कन्नौज, गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज नगर जो था इसमें क्या थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों जो शासक थे ये कई समय तक इनकी इस नगर के लिए लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे, क्योंकि ये नगर जो था उस समय संपन्न एवं समृद्ध नगर था, यानी कि विशाल नगर था। तो इसको पाने के लिए इन 3 राजाओं के अंदर प्रश्न भी पूछा जाता है, कन्नौज घाटी, गंगा घाटी के कन्नौज नगर के लिए किन किन राजाओं का अधिकांश समय तक युद्ध चलता था। तो पहले थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों जो शासक थे काफी समय तक इनकी लड़ाइयाँ चलती रही। चूंकि इस लंबी लड़ाई को काफी लंबी हो जाने के कारण इसको इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी इसका नाम दिया था। अब प्रश्न बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कौन कौन से शासकों को बताया गया। त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम इतिहासकारों ने किन शासकों के बारे में कहा था, तो आपको इसका आंसर देना है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये 3 जो शासक थे इन्होंने कई वर्षों तक इनकी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इसी प्रकार से जैसा कि हम देखते हैं पुराने इतिहासों के अंदर भी अपन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर एक शासक दूसरे शासक के ऊपर अगर लड़ाई करेगा या युद्ध करेगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ के
बनाते थे। शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी कर रखा था, अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का भी प्रयास करते थे। इसलिए जब वे राज्य क्या करते थे, राजा जो थे वो एक दूसरे पर राज्य करने के लिए या युद्ध करने के लिए वो वहाँ के मंदिरों को निशाना बनाते थे, जो कभी कभी की मंदिर बहुत संपन्न होते थे, वो समृद्ध होते थे। आगे देखिए, इसके लिए उदाहरण दिया हुआ है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। अब यह नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनवी का नाम है, जिसने कि लगभग अपने भारत को 17 बार उसने युद्ध किए थे और लूट कर जो धन था वो सारा अपने देश अफगानिस्तान लेकर के गया था। उसमें उसका शासनकाल था देखिए 997 से 1030 तक, 997 से 1030 तक, यानी कि उस महमूद गजनी का शासनकाल रहा। इसने अपने नियंत्रण का विस्तार देखिए मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप यानी कि भारत पर उसने उत्तर पश्चिमी हिस्से तक उसने अपना विस्तार कर लिया था, यानी कि अपने राज्य के अंदर उसने मिला लिया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप यानी कि अपने भारत के ऊपर हर साल वो क्या करता था, युद्ध करता था और लूट करके वो खजाना माल जो था वो लेकर के ले गया। और वो भी क्या करता था कि सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाया था। इसी प्रकार से एक उदाहरण अपने हैं, जैसे कि गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है उसको उसने निशाना बनाया था और वहाँ से बहुत सारा धन को लूट करके अपने अफगानिस्तान ले गया और उसने उस बड़े धन के हिस्से को उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण करने के लिए उसने उस धन का उपयोग किया था। अब इसमें है कुछ है जो अपन क्या करेंगे कि कल पढ़ेंगे, इसको अगली वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन भी जैसे कि मैं आपको कल भी दूंगी, तो अभी इस लेसन को आप एक बार फिर से रीड कर लेना, आगे वाला भी थोड़ा पढ़ लेना ताकि अपने को समझ में आ जाए। थैंक यू।